चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने देखा था शेषफल प्रमेय और गुणनफल प्रमेय। आज हम समझेंगे कि द्विघातीय बहुपद क्या होता है और इससे संबंधित चीज़ें कि इनके मान क्या होते हैं, इनके शून्य क्या होते हैं और उनके गुणांक और शून्यकों में क्या संबंध होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है द्विघातीय बहुपद के मान व शून्य। तो सबसे पहले समझते हैं कि द्विघातीय बहुपद क्या होता है। देखिए, बहुपद हम लोग किसको बोलते हैं। सिंपल सा अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं, ये हो गया आपका एक बहुपद। एक और बहुपद मैं लिख लेता हूं, ये भी हो गया आपका बहुपद। एक और लिख लेता हूं, ये सारे आपके बहुपद ही हैं। पर इन सब में क्या अंतर है, आप क्या देख रहे हो कि ये वाला जो बहुपद है इसमें जितने भी पद हैं अधिकतम x की घात कितनी है, 3। यहाँ पर क्या है, इसमें अधिकतम x की घात कितनी है, 2। यहाँ कितनी है, 3। यहाँ कितनी है, 2। और यहाँ कितनी है, 1। x की घात बोल रहा हूँ, मतलब कि जो चर संख्याएं होती हैं किसी भी बहुपद में, उनकी अधिकतम घात जितनी होती है उसको उतने ही घात का समीकरण कहा जाता है या फिर उतने ही घात का बहुपद कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ वो 2 घात के बहुपद की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ और यहाँ आप क्या देख रहे हो, अगर यहाँ पे मैक्सिमम घात अधिकतम घात 3 है तो ये आपका कहलाएगा त्रिघातीय। क्या कहलाएगा बच्चों, त्रिघातीय बहुपद। यहाँ पर अगर अधिकतम घात 2 है तो ये आपका क्या कहलाएगा, द्विघातीय बहुपद, है ना। और यहाँ पर 1 घात है अधिकतम, तो आप क्या बोल सकते हो, सिंपल सा बहुपद बोल सकते हो आप, या एक घातीय बहुपद बोल सकते हो। क्लियर है। तो ये चीज़ समझ में आएगी कि द्विघातीय बहुपद क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो लिखा है कि इसके मान, तो इसके मान से मतलब ये हुआ कि अगर जैसे मैं किसी, चलिए सेकेंड वाला ही ले लेता हूँ क्योंकि हम द्विघातीय बहुपद की ही बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है x² + 5x + 2। तो ये जो बहुपद मैंने लिखा है, मान लेता हूँ ये fx है। fx बराबर कितना दिया है बहुपद, x² + 5x + 2। तो अगर मुझे इस बहुपद का मान निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि x के किसी भी मान के लिए, अगर हमसे ये कहें कि आप x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, है ना, ये निकालना है हमको। तो हम लोग क्या करेंगे, हर जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लोग 2 रख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, f2 बराबर 2 की घात में स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ पे इंटू में 2 और ये फिर 2। क्लियर। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो 2 की घात 2 का मतलब कितना हो गया बच्चों, 4। और इसका कितना हो गया, 10। और ये कितना हो गया आपका, 2। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो 4 10 14 और 2 16। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे f बराबर 2 पर जो बहुपद fx है उसका मान कितना आ रहा है बच्चों, 16 आ रहा है ना। ये तो हमने मान निकाल लिया। तो मान का क्या मतलब होता है कि x के किसी भी मान के लिए जो बहुपद होता है उसका मान ले आना ही उसका मान कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे x बराबर हमें कोई भी चीज़ दे दे, कोई भी संख्या दे दे, कोई भी अंक दे दे और बोले कि इस मान पर इस बहुपद का मान निकालो, तो उसे हम उसका बहुपद का या द्विघाती बहुपद का मान कहते हैं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, x² - 3x - 4। ये है अपना एक बहुपद fx, मान लेते हैं इसको, है ना। अब मैं मानता हूँ कि इस fx में मैं आपसे बोलता हूँ कि आप x बराबर 1 पर मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 1 पर fx का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो x बराबर 1 पर मान निकालना है, इसका मतलब ये बोल रहा है वो कि हर जगह जहाँ पर x है वहाँ पर आप 1 ले लो। 1 का स्क्वायर माइनस 3 × 1 - 4। क्लियर। आगे इसको आप कैसे सोल्व करोगे, 1 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 1। 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आ जाएगा, 3। और फिर 4 का 4। क्लियर है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, f1 = 1 - 3 - 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। और पहले इसको समझिए, देखिए, या तो आप क्या करो कि यहाँ से दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लो, है ना, दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लो, या फिर माइनस माइनस वाले को पहले ऐड कर लो। तो क्या हो जाएगा, -7 - 3 और फिर -4 मिलके क्या हो गया, -7। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, -6। तो ये तो बहुपद के मान हो गए। अब समझते हैं कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। बहुपद का शून्यक समझने के लिए आपको उसका गुणनखंड आना चाहिए, जो कि हम कल सीख चुके हैं। तो मैं आपसे बोलूं कि इसका गुणनखंड कीजिए, ठीक है ना, इसका गुणनखंड कीजिए। तो आप क्या करोगे, मध्य पद में तोड़ोगे, क्योंकि सबसे बेसिक तो वही होता है ना।
मध्य पद में तोड़ने के लिए क्या बताया था आपको कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और जो अचर पद होता है इनका गुणनफल का जो अंक होगा ना वो यहाँ पे इसके योग या अंतर के बराबर होना चाहिए। तो मैंने एक एग्जांपल लिख लिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब बात करते हैं इसके शून्य की। उसके लिए क्या होगा, देखिए शून्य का मतलब ये होता है ना कि ऐसा मान x का ऐसा मान जिसके लिए पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए क्या करना होता है बच्चों, हमें सबसे पहले इसको मध्य पद में तोड़कर इसके गुणनखंड करने होते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको वही मेथड पता है। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ जरा देखिएगा, एक्स स्क्वायर ये माइनस 3x है। अब देखिए वही प्रोसेस होता है कि आप a इंटू सी करो। मैंने कल आपको मध्य पद में तोड़ने का तरीका क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर को गुणा कर लो, उसके बाद जो आंसर आएगा। तो देखिए इसका गुणांक क्या है a और अचर पद क्या है आपका -4, ठीक है। इनका जब आप गुणा करोगे तो आंसर क्या आ रहा है बच्चों -4। तो -4, ठीक है ना। एक्चुअली हमको प्लस माइनस से मतलब नहीं होता है, मेन पॉइंट होता है इससे 4 से। तो 4 का यूज करके हमको लाना है ये चीज़, ठीक है ना। क्या लाना है आपको, -3 लाना है। तो 4 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, 1 गुणे 4 और दूसरा क्या हो सकता है 2 गुणे 2। तो बताइए क्या मैं 2 गुणे 2 यानी कि 2 और 2 को प्लस या माइनस करके मैं 3 ला सकता हूँ, नहीं। हाँ लेकिन आप 4 माइनस 1 करके 3 जरूर ला सकते हो। तो मैं 3 को 4 माइनस 1 लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4 माइनस 1 एक्स और -4। हमने वही किया है, a और c का मल्टीप्लाई किया, उससे जो आंसर आया उसके गुणनखंड का यूज करके इसको प्लस या माइनस में करके लिख दिया। क्लियर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और माइनस, यहाँ पे देखो आप जब मल्टीप्लाई करोगे माइनस का अंदर में तो ये -4 हो जाएगा और साथ में x का भी गुणा करोगे आप तो x हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, और 1 का 1 यानी कि 1x हो जाएगा। x का भी मल्टीप्लाई तो इसके साथ होगा, तो x को मैं सीधा x लिख लेता हूँ, 1x को 1x नहीं लिखता हूँ, क्योंकि 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है। तो ये हो गया। अब क्या करोगे आप, देखो कॉमन लेने की बारी आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप कॉमन लेना चाहते हो इन दोनों में से तो ये बेचारा अकेला रह जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, इसमें और इसमें। यहाँ पे देखो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। हाँ एक चीज़ कॉमन हो सकती है, क्या बच्चों 1, क्योंकि 1 का आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको क्या करना होगा कि इन दोनों में से आप x को कॉमन ले लो, उभयनिष्ठ ले लो बाहर। तो यहाँ से अगर आप x कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पे x तो स्क्वायर है तो एक x अंदर बच गया, और यहाँ से x कॉमन ले लियो तो क्या बच गया -4। अब यहाँ पे देखो प्लस करके मैं 1 ले लेता हूँ बाहर, क्योंकि कुछ लेने के लिए नहीं है बाहर, तो हम लोग जनरली क्या ले लेते हैं 1, क्योंकि 1 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो कि इन दोनों में से क्या कॉमन है, x -4 और x -4, है ना। तो यहाँ से फिर क्या कॉमन हो जाएगा बच्चों, x इक्वल टू हो जाएगा आपका x -4 कॉमन हो गया, ठीक है। और बच क्या गया x + 1। क्लियर। तो ये तो हमने गुणनखंड कर लिया। अब बात करते हैं शून्य की। अगर आप क्या करो, देखो शून्य के लिए मैंने अभी शुरू में आपको बताया कि x के ऐसे मान जिसके लिए पूरे बहुपद यानी कि f(x) का मान 0 हो जाए। तो अगर f(x) का मान 0 हो जाए, यहाँ पे लिख देते हैं शून्य हेतु f(x) बराबर होना चाहिए 0। तो अगर शून्य हेतु f(x) बराबर 0 होना चाहिए तो हम लोग क्या कर लेते हैं, f(x) इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और वहाँ क्या हो जाएगा बच्चों x -4 और x + 1। ठीक है, मैं यहाँ पे राइट में लिखता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x -4 और x + 1 इक्वल टू 0। देखिए अब इसको आगे हल करने का क्या तरीका होता है कि आपके पास जितने भी गुणनखंड ऐसे होते हैं और बराबर में अगर 0 है तो सारे गुणनखंडों को बारी बारी से 0 के बराबर कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से आप x -4 बराबर भी 0 करोगे और x + 1 बराबर भी क्या करोगे, 0 करोगे। तो उससे क्या होगा कि यहाँ से अब आप x के मान निकाल सकते हो। जब आप -4 को उधर पक्षांतर करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 4, और यहाँ से x + 1 को उधर पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा ये -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो मान निकल के आया ये है शून्यक। कैसे शून्यक है, क्योंकि अगर मैं x बराबर 4 या फिर x बराबर -1 रखूं तो इस f(x) का मान 0 हो जाएगा। चलिए क्रॉस चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं f(x) लिख लेता हूँ। f(x) क्या है आपके पास, x² - 3x - 4। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे f बराबर 4 रख देता हूँ, सॉरी x बराबर 4 रख देता हूँ। तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर -3 × 4 और -4। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4 और तिया, 4 तिया मतलब 3 और 4 का गुणा करोगे आप तो क्या हो जाएगा 12 और ये -4। क्लियर। यहाँ से क्या हो जाएगा 16 -
देखो 12 और 4 ये दोनों के दोनों माइनस में है, इसकी वजह से जुड़ जाएंगे तो 12 और 4 16 हो जाएंगे, लेकिन माइनस में। तो देख रहे हो आपकी 16 माइनस 16 मिलकर क्या हो गया बच्चों, 0। इसका मतलब ये हुआ कि f4 बराबर हमारा जो fx था वो कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। इसका मतलब x बराबर 4 इस बहुपद का एक शून्यक है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग क्या करते हैं कि x बराबर -1 रख के देखते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, -1 रखते हैं तो देखिए क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 और लास्ट में आपका -4। ठीक है, मैं इधर रफ कर देता हूँ तो देखते हैं यहाँ से क्या आंसर निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए f -1 इक्वल टू हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर। देखो मैंने कल ही आपको बताया था कि अगर -1 का आप सम घात हो, मतलब 2 4 6 8 ऐसे सम घात होता है तो उसका जो आंसर आता है वो प्लस में 1 होता है। ठीक है ना, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं 1 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए -3 इंटू -1, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे बच्चों, प्लस, और ये हो जाएगा आपका 3 और लास्ट में क्या लिखा हुआ है -4। इसको आगे हम लोग हल करते हैं तो 3 और 1 मिलकर कितना हो गया, 4 और -4, मतलब आंसर कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 4 और x बराबर -1 पे fx का जो वैल्यू हो रहा है वो 0 हो रहा है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अतः बहुपद fx के शून्यक क्या क्या है बच्चों, आपका क्या है, 4 और -1 है ना। आपने कैसे पता किया, आपने क्या किया पहले, सबसे पहले बहुपद का गुणनखंडन किया। गुणनखंडन करने के बाद क्या कर दिया आपने, उसको fx को 0 कर लिया। fx को 0 करने के बाद क्या हुआ कि जो गुणनखंडन आए थे उनको 0 करने के बाद आप x के मान निकाल लिए। इस तरह से आपने उन्हें शून्यक के मान निकाल लिए। तो ये तो हो गया आपके शून्यक कि द्विघाती बहुपद में गुणांक और द्विघाती बहुपद के मान और शून्यक क्या क्या होते हैं। तो मान हमने पहले डिस्कस कर लिया कि अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखें तो एक निश्चित वैल्यू कि हाँ आपको इतने बेस का मान निकलना है तो उसका मान हो जाता है। और शून्य क्या होता है कि एक ऐसा मान जिसके लिए पूरे बहुपद का ही मान क्या हो जाए बच्चों, 0 हो जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं द्विघाती बहुपद के गुणांक और शून्यक में क्या संबंध होता है। तो देखिए बच्चों, आपको एक चीज और से क्या पता चल रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए हमने जो गुणनखंड निकाले थे, हमारे पास जो गुणनखंड आए थे x - 4 और x + 1। देखिए हमारा जो गुणनखंड आया था और हमारा जो शून्यक आया था ना, उसमें संबंध क्या दिख रहा है। सबसे पहले तो मैं यही बता दूं आपको कि यहाँ पे जो -4 है और यहाँ पे जो +1 है, अगर इसी का मैं चिन्ह परिवर्तित कर दूं ना तो ये देखिए शून्यक बन जाएगा। देखिए यहाँ पे -4 था, यहाँ पे चला गया तो क्या हो जाएगा, ये 4, यहाँ पे +1 था और यहाँ पे चल के क्या हो गया, ये -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो गुणनखंड होते हैं, किसी भी बहुपद के जो गुणनखंड होते हैं, उसके अचर भाग को अगर मैं चिन्ह परिवर्तित कर दूं तो वही क्या हो जाता है आपका, उसका शून्यक हो जाता है। आपको फिर इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सीधा से समझिएगा कि जो इसके गुणनखंड होते हैं और उसका जो अचर भाग होता है उसमें चिन्ह परिवर्तित कर दूं मैं तो वही इसका क्या हो जाएगा, बहुपद का क्या हो जाएगा बच्चों, शून्यक हो जाएगा, है ना। तो देखिए कल हमने एक इक्वेशन लिखा था, उसको लिखते हैं और फिर आगे समझते हैं कि किसी भी द्विघाती बहुपद होते हैं ना, उसके गुणांक और उसके शून्यक में क्या संबंध होता है। देखिए कल हमने एक इक्वेशन लिखा था, उसमें क्या लिखा था बच्चों कि x² + अल्फा + बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना, ये चीज़ लिखी थी हमने। अब देखिए, सॉरी यहाँ पे माइनस था मेरे ख्याल से, है ना। तो मैंने कल आप लोगों को एक इक्वेशन लिखवाया था, देखिए कि जो मध्य पद में तोड़कर गुणनखंड करने वाला था, उसका एक इक्वेशन था बच्चों ax² + bx + c, ये था, ठीक है। इसको मैं फिलहाल fx लिख लेता हूँ, fx बराबर ये। अब देखिए कि इसके जो गुणनखंड किए थे, हम लोगों ने क्या देखा था कि जो अल्फा और बीटा आए थे, अल्फा और बीटा क्या थे बच्चों, एक्चुअल में वो शून्यक ही थे, लेकिन उस समय के लिए गुणांक के साथ अचर वाले पद कहलाए थे। उसको हमने कैसे प्रदर्शित किया था बच्चों कि आपका क्या हो गया था यहाँ पे x² + अल्फा + बीटा और यहाँ पे x भी था और इसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर अल्फा या बीटा दोनों में से माइनस कॉमन हो जाए तो, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए पहली बात तो यूँ समझिए कि बहुपद को आप जब गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो आप कैसे लिखते हैं, x - अल्फा और x - बीटा, यही तो फॉर्मेट होता है। क्या मतलब इसका मैं समझाता हूँ, और यहाँ पे मैं पहले k लिख लेता हूँ। k क्यों है ये भी बता देता हूँ। k का मान निश्चित डिपेंड करता है कि आप k का मान देखिए,
k का मान पहले तो बता दूं कि 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 हो गया तो पूरा बहुपद ही 0 हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो k का मान कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 1 2 3 4 5 ऐसे जा सकता है। ध्यान से समझते, देखिए समझिएगा मेरी बात। हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन लिखा था, अभी जो मैंने एक बहुपद निकाला था, लिखा था जो कि x² माइनस 3x और माइनस 4, तो इसके जो गुणनखंड आए थे बच्चों वो आए थे आपके x माइनस 4 और x प्लस 1। तो यहाँ पे जो -4 या फिर +1 है, इसी को मैं अल्फा या बीटा की तरह काउंट कर रहा हूँ। अब इस k का क्या मतलब है बच्चों, कि हो सकता है कि इन दोनों में से कोई उभयनिष्ठ ऐसा कुछ आ जाए, मान लो यहाँ पे 2 आ जाता है या फिर 3 आ जाता है, ऐसा कुछ आ जाता है, तो इसकी वजह से लिखा है। अगर मान लो कुछ नहीं आ रहा है तो k का मान 1 हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोगों ने मान लिया है कि k एक गुणांक है इसका, जो कि कोई भी अचर राशि हो सकती है, ठीक है, क्लियर है। तो हम लोगों ने क्या किया कि किसी भी बहुपद को इस रूप में लिख लिया है। अब इस रूप में लिखने का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। देखिए अगर मैं इसको आगे अब हल करूं, इसको आगे मैं अगर हल करता हूं तो देखिए क्या पाओगे आप, k को बाहर रहने देते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो आपको पता है गुणा कैसे करते हैं बहुपदों का। तो पहला बहुपद का पहला पद इसका पूरा बहुपद, कहने का मतलब क्या बच्चों, x इंटू एक्स माइनस बीटा और माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, यही तो होता है ना गुणा करने का तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k इंटू एक्स के मिलके क्या हो जाएंगे, x² माइनस बीटा x और माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा आपका अल्फा x, और यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस मिलके प्लस और अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा। अब आगे क्या हो जाएगा, देखिए इसकी तो जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ से हो जाएगा k इंटू, अब इसको देखिए ठीक से लिख लेते हैं, इस घात को पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x², क्लियर। अब यहाँ से देखो कि इन दोनों में से माइनस कॉमन हो जाएगा। अगर देखिए समझते हैं, अगर मुझे इन दोनों पद में से कॉमन लेना है कुछ, तो आप क्या क्या देख पा रहे हो कि x भी कॉमन हो रहा है और दोनों जगह माइनस है, माइनस भी कॉमन हो रहा है, तो हम माइनस x इतना कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, बीटा और प्लस अल्फा। अब बोलोगे कि यहाँ पे प्लस कैसे आएगा, देखो बच्चों अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया है तो अंदर रह क्या जाएगा, प्लस ही रह जाएगा। अगर प्लस रहेगा तभी तो हम माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस बनेगा ना बाद में, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, तो ये हमने यहाँ तक लिख लिया है, ठीक है। आगे लिखते हैं, इसको मैं ऊपर का मिटा लेता हूँ, या फिर चलो साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ से बराबर k इंटू, यहाँ से देखिए x² हो गया, ठीक है। और अच्छा चलो यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगा दिया जाए, क्योंकि एक और ब्रैकेट लगा हुआ है अंदर, ठीक है ना, x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लिए और x हो गया, और लास्ट में क्या है आपका प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिखा है, यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब k का अंदर मल्टीप्लाई अगर मैं कर लूँ तो क्या देख रहे हो, kx² माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा x और प्लस k इंटू अल्फा इंटू बीटा। यहाँ तक क्लियर है। तो आप क्या देख पा रहे हो कि इसका मान इसके बराबर हो गया। देखिए अब मैं पूरा मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्या कर रहा हूँ मैं। देखिए अब आपके पास दो वैल्यू आ गए हैं, इसी के बराबर ये चीज़ आ गई है। तो अगर इसके बराबर ये चीज़ आ गई है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर हो रहा है आपका कि kx² माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब आप तुलना कर दो, तुलना कैसे, x² के गुणांक को x² के गुणांक के साथ, x के गुणांक को x के गुणांक के साथ और अचर पद को अचर पद के साथ। तो उससे क्या होगा बच्चों, उससे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे k लिखना मैं भूल गया, क्योंकि k तो यहाँ पे भी है, ठीक है ना। देखो इससे क्या हो रहा है कि आपका मान यहाँ पे k बराबर क्या देख रहे हो आप, k बराबर पहले क्या है a, ठीक है। दूसरी बात, इसके गुणांकों की तुलना करूं अगर मैं, तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि k इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है b। तीसरी बात क्या, k इंटू अल्फा और इंटू बीटा बराबर है आपका c। तो पहली बात तो k बराबर a है। तो अब अगर मैं इन दोनों को देखूं तो यहाँ से k बराबर मैं क्या लिख लूँ, पहले a, यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और बराबर में हो जाएगा आपका b, और यहाँ पे k की जगह फिर से मैं a लिख रहा हूँ, और यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा बीटा और इधर हो जाएगा c। अब मैं अगर इस a को पक्षांतर करके उधर ले जाता हूँ, अच्छा एक सेकेंड जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका माइनस साइन है, देख रहे हो, मैं यहाँ पे माइनस लिखना भूल गया था, यहाँ पे मैं माइनस लगा लेता हूँ, क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं a को माइनस a को उधर पक्षांतर कर दूँ तो आप क्या देखोगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो रहा है आपका b अपॉन माइनस a, और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा बराबर हो रहा है आपका c बटे a। तो देखो बच्चों यही है आपका संबंध,
कैसे से पता चला? देखिए शून्य की तो आपके अल्फा बीटा थे, है ना, और ए बी सी आपके क्या थे? गुणांक। देखो ए बी सी इनके गुणांक हैं और अल्फा और बीटा आपके क्या है? शून्यक हैं। तो यही इसका अभिष्ट संबंध होता है किसमें? किसमें बच्चों? शून्यक व ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बहुपद के गुणांकों में, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हो कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि हम आप ये कह सकते हैं कि शून्यकों का योग जो होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों? माइनस बी बाई ए या फिर बी बाई माइनस ए, और उनका जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है? सी बाई ए। क्या सच में ऐसा होता है? चलिए एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं ताकि हमारा ये पता चल जाए कि ये सही है। तो ये संबंध हमने लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं कि इसको क्रॉस चेक कैसे करते हैं, ठीक है ना। देखिए इसका यूज क्या है वो लोग हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पहले इसको बस समझ लेते हैं। अभी जो मैंने एक इक्वेशन लिखा था, एक बहुपद लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 4, ठीक है ना, ये एफ एक्स था। अब देखिए इसके जो शून्यक आए थे बच्चों वो क्या आए थे? 4 और माइनस 1। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर मैं इनको शून्यकों को जोड़ दूं तो वो b बटे माइनस ए के बराबर हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से तुलना करते हो इस इक्वेशन से तो a बराबर तो यहाँ पे 1 है, b बराबर क्या है? -3 है, और c बराबर क्या है बच्चों? -4 है। तो चलो सबसे पहले ये क्या बोल रहा है? माइनस बी बाई ए, यानी कि b बाई माइनस ए करना है। तो अगर b बाई माइनस ए करता हूँ तो -3, ये b है आपका, है ना, और माइनस ए बोल रहा है मतलब -1। अब ये किसके बराबर होना चाहिए बच्चों? इसके योग के बराबर, यानी कि 4 माइनस 1, यानी कि इसको योग करना है, मतलब चलो 4 प्लस माइनस 1 ये करना है आपको। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो तथ्य है, जो हमने संबंध निकाला, वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ से क्या देख रहे हो कि ऊपर नीचे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो बचेगा क्या? सिर्फ 3। और इधर क्या बचेगा बच्चों? देखो 4 माइनस 1, क्योंकि प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ही होगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 बराबर 4 में से 1 घटाओगे तो 3, यानी कि दोनों पक्ष सही आ रहे हैं। मतलब ये बोल सकते हो आप कि b बटे माइनस ए बराबर आपका क्या आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा आ रहा है। इसका मतलब ये जो संबंध है वो पूरी तरह से सही है। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए आता है, यानी तो सी है आपका -4, है ना, और ए क्या है आपका? 1। अब ये किसके बराबर आना चाहिए बच्चों? इस दोनों के मल्टीप्लाई। तो चलो गुणा करके देख लेते हैं। तो 4 गुणे -1, चलो अब ये जो आंसर है इसको देखते हैं। देखो 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर रखो या फिर नीचे रखो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? -4। अब इसका गुणा करोगे, जब 4 गुणे -1 करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? -4। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो दोनों संबंध है पूरी तरह से सही है, यानी कि ये जो शून्यक और जो गुणांक है इन दोनों के संबंध को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारा सिलेबस का जो पार्ट था वो मेन यहीं तक था, वो खत्म हो गया इस चैप्टर का। और जो इसके प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है, उसके सारे क्वेश्चन नहीं कराएंगे, क्योंकि देखिए अगर मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा तो आपके पास प्रैक्टिस के लिए क्या रहेगा, है ना। तो मैं ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस करा दूंगा जिसके बाद आप बनाओगे तो बन जाएगा। उसके अलावा भी कोई डाउट होगा तो उसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।